आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। वाङ्मय 51 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 पृष्ठ 1.48 आपको पढ़कर सुनाते हैं। वंदे मातरम मंत्र के दृष्टा बंकिम चंद्र। आइए सुनते हैं। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के बहरामपुर जिले में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। सरकारी नौकरी होते हुए भी उनमें राष्ट्रीयता की भावना जितनी अधिक देखने में आती थी, उसका उदाहरण अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है। बहरामपुर में अंग्रेजी फौज की एक छोटी सी छावनी थी। उसके सामने एक बड़ा मैदान था जिसके बीच होकर एक पगडंडी कचहरी तक जाती थी। एक दिन बंकिम बाबू शाम के समय उसी रास्ते से घर लौट रहे थे कि एक अंग्रेज ने उनकी पालकी के कहारों को रोका। जब बंकिम बाबू ने उसे डांटा तो वह उनको पकड़कर मैदान के बाहर निकाल आया। इस अपमान से वे इतने क्रोधित हुए कि वहां एकत्रित तमाम अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए घर चले गए और दूसरे दिन उस अंग्रेज पर, जिसका नाम कर्नल डाफिन था और जो उस छावनी का अफसर था, जज की अदालत में दावा कर दिया। जब मुकदमे का सम्मन मिला तो कर्नल साहब के होश ठिकाने आए। पहले तो उसने अन्य अंग्रेज अधिकारियों का दबाव डलवाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और फिर जज साहब से सिफारिश कराई। पर जब इसमें सफलता नहीं मिली तो मुकदमे की पैरवी के लिए वकील ढूंढने लगा, पर बहरामपुर का कोई वकील उसकी तरफ से मुकदमा लड़ने को तैयार न हुआ और सबने यही उत्तर दिया कि हमने बंकिम बाबू के वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अंत में कर्नल को अपनी शान छोड़कर काले आदमी से क्षमा मांगनी पड़ी। तब कहीं जाकर मामला समाप्त हो सका। साथियों, जातीय गौरव की रक्षा का इस प्रकार ध्यान रखने वाले बंकिम चंद्र सन 1837 से 1894 तक का जन्म कलकत्ता के पास कांटाल पाड़ा ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री यादव चंद भी डिप्टी कलेक्टर थे और अपने समय के एक बड़े योग्य और तेजस्वी अधिकारी माने जाते थे। वे मिदनापुर जिले में काम करते थे, इसलिए बंकिम बाबू की प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। उस समय तक मैट्रिक, इंटर, बीए आदि परीक्षाएं प्रचलित नहीं हुई थी। केवल जूनियर सीनियर के नाम से परीक्षा ली जाती थी। सन 1858 में जब बंकिम बाबू कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर चुके तो उसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यारंभ हुआ और घोषणा की गई कि 5 अप्रैल को बीए की परीक्षा ली जाएगी। उस समय केवल 2-3 महीने का समय शेष था, इसलिए केवल 13 विद्यार्थी परीक्षा में बैठने को तैयार हुए। इनमें से केवल 2 पास हुए, जिनमें बंकिम बाबू का स्थान प्रथम था। इस प्रकार बंगाल के प्रथम बीए होने के कारण इनकी चारों ओर बड़ी प्रशंसा होने लगी और बंगाल के गवर्नर हॉलिडे साहब ने स्वयं इनको बुलाकर बधाई दी तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर काम करने को कहा, जो उस समय भारतवासियों के लिए बड़ी चीज मानी जाती थी। बंकिम बाबू ने लॉर्ड साहब को धन्यवाद देकर कहा, इस संबंध में मैं अपने पिता से पूछकर जैसा वे कहेंगे वैसा करूंगा। लॉर्ड साहब ने आश्चर्य के साथ कहा, क्या डिप्टी मजिस्ट्रेट से बढ़कर आप किसी अन्य पद की आशा रखते हैं?
बंकिम ने कहा, आपका कथन ठीक है, पर मैं पिताजी की आज्ञा लिए बिना कोई काम नहीं करता, इसलिए तुरंत स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ। पिताजी इस समाचार से बड़े प्रसन्न हुए और बंकिम 20 वर्ष की आयु में ही डिप्टी मजिस्ट्रेट पद बन गए। पर इतने बड़े अधिकारी होकर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति की मर्यादा का पालन करते हुए पिता की आज्ञा को इतना महत्व दिया, इससे लॉर्ड साहब भी बड़े प्रभावित हुए। वह समय भारतवर्ष में एक नवयुग के प्रभात का था। सन 1857 का गदर समाप्त हो चुका था और महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त करके शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया था। वे इस देश को आधुनिक प्रगति के मार्ग पर चलाना चाहती थी। इसीलिए यहाँ शीघ्रतापूर्वक शिक्षा का प्रचार किया जाने लगा, प्रेस खोले जाने लगे, समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा। इस समय चारों ओर एक नवीन सार्वजनिक जागृति का दृश्य दिखाई पड़ने लगा और कितने ही प्रबुद्ध व्यक्ति समाज हितकारी प्रवृत्तियों में भाग लेने को अग्रसर होने लगे। आवश्यकता तो यह थी कि बंकिम बाबू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी समस्त शक्ति देश की प्रगति के कार्यों में ही लगाते, पर उस समय न तो इतने साधन थे और न कोई स्पष्ट कार्यक्रम ही था। इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी से जो समय बचता था उसमें जनता के लिए प्रेरणादायक साहित्य की रचना करने का निश्चय किया। उस समय बंगला भाषा की दशा कैसी थी इसका वर्णन करते हुए महाकवि रवीन्द्रनाथ ने एक लेख में कहा था, तब बंग भाषा को कोई श्रद्धा के साथ नहीं देखता था। संस्कृत के पंडित उसे ग्राम्य भाषा कहते थे और अंग्रेजी के विद्वान उसे मूर्खों की भाषा बतलाते थे। बंगला में ग्रंथ रचना करके यश प्राप्त करने की संभावना पर कोई स्वप्न में भी विश्वास न करता था। असम्मानित बंगला भाषा उस समय अत्यंत हीन और मलिन वेश में कालयापन करती थी। मातृभाषा की यह हीन अवस्था बंकिम बाबू को बहुत खटकने लगी और उन्होंने यह भी समझ लिया कि जब तक हमारे साहित्य का विकास न होगा तब तक देश में नवजीवन का संचार भी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया और कुछ ही समय में ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करके जनता के सम्मुख रखी जिससे उसके दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन हो गया। लोग उस समय तक श्रृंगार अथवा अश्लीलतापूर्ण हास्य की 10-5 पुस्तकों को ही साहित्य समझा करते थे। वे बंकिम बाबू की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ, देवी चौधरानी, सीताराम, कृष्ण चरित्र आदि अभिनव और एक से एक बढ़कर प्रेरणादायक रचनाओं को पढ़कर एक नई दिशा में सोचने विचारने लगे थे। बंकिम बाबू ने उपन्यासों की रचना पर ही विशेष ध्यान दिया। इसका कारण यह था कि उस आरंभिक युग के पाठकों से यह आशा करना कि वे अधिक गंभीर विषयों की पुस्तकों को रुचिपूर्वक पढ़ सकेंगे ठीक न था। नए और पढ़ने लिखने में अनभ्यस्त पाठक कथा साहित्य को ही पढ़ सकते हैं, इसलिए तत्कालीन विद्वान उनकी रुचि का मार्जन करने के लिए इसी माध्यम का सहारा लेते थे। यद्यपि अधिकांश व्यक्ति उपन्यासों को मनोरंजन के लिए ही पढ़ते हैं, पर बंकिम बाबू ने अपने सभी उपन्यासों में पाठकों के समक्ष एक विशेष आदर्श रखा जिससे समाज सुधार या देशोत्थान का कोई उद्देश्य पूरा हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने
अपने कई उपन्यासों द्वारा राष्ट्र निर्माण और देश की स्वाधीनता का भी मार्गदर्शन किया। इस दृष्टि से उनका आनंदमठ भारतीय साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुका। इसमें एक ऐसे देशभक्त सन्यासी दल की कथा है जिसने देश को विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए गुप्त रूप से सैनिक तैयारी की थी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया था। यद्यपि आरंभ में लोगों ने इसके महत्व को पूरी तरह अनुभव नहीं किया, पर जब सन 1905 में अंग्रेजी शासन से देश को स्वतंत्र करने के लिए एक तीव्र आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब बहुसंख्यक नव युवकों ने इसी उपन्यास से प्रेरणा लेकर गुप्त समितियां स्थापित की और सशस्त्र क्रांति का उद्योग करके देशोद्धार के यज्ञ में प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेज अधिकारी इस संभावना को पहले ही समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उसी समय बंकिम बाबू से जवाब तलब किया और उनकी नौकरी जाते जाते बची थी। इस आनंद मठ में ही प्रथम बार वंदे मातरम मंत्र का उल्लेख किया गया है। एक समय था जब वंदे मातरम के जय घोष से भारत की शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार थर थर कांपने लगी थी और इसका उच्चारण करने पर सैकड़ों देशभक्तों को जेल और बैंतों की सजा सहन करनी पड़ी थी। आज भी हमारे देश के बालक से लेकर वृद्ध तक वंदे मातरम को सुनकर भारत भूमि के प्रति जिस अनिर्वचनीय भाव का अनुभव करते हैं, उससे इसकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है और हम श्रद्धापूर्वक इस मंत्र के ऋषि बंकिम बाबू को प्रणाम करते हैं। उनके उपन्यासों में पुरुषों को ही देशभक्ति और वीरता की प्रेरणा नहीं दी गई, वरन ऐसी स्त्रियों का भी चित्रण किया गया है जिन्होंने देश के शत्रुओं का मुकाबला करके तलवार चलाई। यद्यपि बंगाली स्त्रियों को देखते हुए यह एक असंभव कल्पना थी, तो भी इस प्रेरणा से देश में ऐसी कई युवतियां आगे आईं जिन्होंने क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण कार्य किया और आवश्यकता होने पर पिस्तौल लेकर देश के शत्रुओं को मारने के लिए आगे बढ़ी। साथियों, इस प्रकार बंकिम बाबू ने साहित्य सृजन द्वारा देश में एक ज्योति जगाई जिसके प्रकाश से आज भी हमारे हृदय आलोकित हो रहे हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि साहित्य की शक्ति अल्प नहीं है, वरन यदि उसका विचार पूर्वक उपयोग किया जाए तो वह राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के उत्थान का एक महान साधन बन सकता है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 से आगे भी कुछ महापुरुषों की बातें सुनाते रहेंगे। सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।